पहली बार तो पब्लिक अपना मुद्दा भूल चुकी है और जो नेता लोग हैं वो भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। अभी आप बोलोगे मुद्दा कौन सा है? रोजगार में जो लोग, मेरे भाई लोग रिक्शा में लोन लेके जो बेचारे लोग का ब्याज नहीं माफ हुआ ना, जब बैंक वाले उनके ऊपर टूट पड़े ना, तो मेरे कितने रिक्शा वाले भाइयों ने फांसी लगा ली। ये बात मान लो आप, कितने मेरे भाइयों ने ना हार्ट अटैक से आगे बिस्तर पे पड़े। मैं बताता हूँ आपको, आप जो बोल रहे ना शिक्षा के ऊपर क्या हुआ आप बताइए। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लॉकडाउन में शिक्षा के ऊपर क्या हुआ? वोट देने जाएंगे ना, जिस किसी को भी वोट देंगे, तो पहले ये बात पे अपने दिमाग में रख लेना कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ और हमारे रोजगार, हमारे रिक्शा वाले भाइयों के साथ में क्या हुआ। मोदी जी हीरे की अंगूठी पहनाने के लिए मैडम को अमेरिका चले गए, मगर यहाँ के देश के छोटे छोटे बच्चों के, हीरे जैसे लोगों के शिक्षा की फीस माफ नहीं कर पाए। यहाँ पे भिवंडी के अंदर लोग ज्यादा करके टोरंटो पावर से हैरान है ना। तो बीजेपी की हमेशा पार्टी में आपने इंटरव्यू लिया होगा सर, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? कांग्रेस ने लेकर आई है, कांग्रेस की पार्टी थी जब कांग्रेस का राज था तो वो लेकर आई है। तो बीजेपी ने भी तो 10 साल निकाली, तो वो क्यों नहीं हटाई? भाइयों मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना मेरे। और रहेगी बात उम्मीद की, तो देखिए हम जिसको भी इलेक्शन में जिता के लाते हो देश के लिए बन जाता हीरा, अब मालूम पड़ा वही पीछे से हम गरीबों का उनका मामला आ जाता है। नए नए कानून लेके आती है, नोटबंदी लेके आ जाती है। वो ये नहीं देखती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखती है कि लद्दाख में क्या हो रहा है। वो सरकार को, तानाशाही सरकार को किसी की परवाह नहीं है कि जनता को रोजी रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है। रोजगार 2 करोड़ लोगों ने जो देने का वादा किया था वो दे पा रहे या नहीं पा रहे। इनके मुद्दे ये सारी चीज़ों से हटके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे। बाल्या मामा कभी ये पार्टी में जाते, कभी वो पार्टी में जाते, तो जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि बाल्या मामा अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल करेंगे? मैंने बोला बाल्या मामा के बारे में, तो बाल्या मामा जो है इससे पहले बोले कि कपिल पाटिल का विरोध कर रहे, तो शिंदेगढ़ में जो गए थे वो टाइम विरोध नहीं दिखा उनको। से आप बता रहे बाल्या मामा लोगों से जाके समर्थन लेके आप उस बेस पे बोल रहे ना जीतेंगे। बिल्कुल, एक आम आदमी अगर नरेंद्र मोदी के बाजू में जाके बैठ जाए, मोदी से समर्थन ले ले, तो क्या वो भी जीत जाएगा? उस बेस पे आप जिताना चाहोगे आप अभी? लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस बेस पे ही बाल्या मामा की बीजेपी नीलेश सांबरे। बाल्या मामा बताइए। बाल्या मामा आप बताइए। बाल्या मामा आप बताइए। नीलेश सांबरे आप। नीलेश सांबरे बोलो। बाल्या मामा। बाल्या मामा। नीलेश साहब। ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है, ना गीता बुरी होती है, ना कुरान बुरा होता है। हम सबको जो आपस में लड़ा दे वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम चुनावी यात्रा पे निकले हैं और हर इलाके में अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आने वाले 20 तारीख को जब वो अपना चुनाव देंगे, 20 मई को जब वो अपना वोट डालेंगे, तो किस व्यक्ति को डालेंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे। तो उसी को देखते हुए आज हम आए हैं भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में। मैं आपको बता दूं, ये घनी आबादी वाला इलाका है और भिवंडी वेस्ट में ये आता है। और चलेंगे हम, फिर लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ से ज़रा जानकारी लेंगे कि क्या है। तो हमें एक शख्स दिख रहे हैं यहाँ पर रिक्शे से खड़े हुए हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शौकत शेख। मोहम्मद हुसैन भाई, क्या रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा चलाते। क्या है माहौल, क्या है इधर इस तरफ 2024 के जो चुनाव होने वाला है एमपी का, उसमें क्या माहौल है? भाई माहौल तो देखो ऐसा है कि माहौल अपनी जगह है, लेकिन लोगों को सिर्फ कचरे की पड़ी है, रास्ते की पड़ी है, पानी की पड़ी है, गटर की पड़ी है, लेकिन मेन मुद्दे पे जो है ना बात, उसको किसी के ऐसा लगता है किसी को उसकी पड़ी नहीं। अच्छा हाँ, अभी आप बोलोगे कि मुद्दे पे पब्लिक बात नहीं करती है कि जो नेता आए हैं वो बात नहीं करता? पहली बार तो पब्लिक अपना मुद्दा भूल चुकी है। अच्छा हाँ, और दूसरी बात कि मैं मीडिया को बोलना चाहूँगा कि वो भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। अच्छा, और जो नेता लोग हैं वो भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। अभी आप बोलोगे मुद्दा कौन सा मुद्दा है? जो हम रिक्शा वालों के साथ हुआ है ना, तो हम नहीं भूल सकते। अच्छा, जो हमारे साथ हुआ है, और ये मसला हमारे साथ ही नहीं हुआ है, ये हर जाति के लोग, हर पार्टी के लोग, जितने भी लोग हैं, ये सबके साथ हुआ है। सिर्फ इतना था हमारा मुद्दा कि जहाँ से लॉकडाउन लगा था और जहाँ से लॉकडाउन खत्म हुआ, वहाँ से वहाँ तक के बीच में जो बैंक वालों ने हमारे पर जो इंटरेस्ट लगाया, जो ब्याज लगाया, तो वो चाहती तो सरकार बोल सकती थी ना कि भाई जहाँ से लॉकडाउन लगा और जहाँ से लॉकडाउन खत्म हुआ है वहाँ से वहाँ तक का कोई भी ब्याज नहीं भरेगा। बोल सकती थी कि नहीं बोल सकती थी? लेकिन उस पर भी सरकार ने लॉकडाउन में क्या किया मालूम है आप लोगों के साथ? कि रिक्शा वाले जितने थे लोन लिए थे, हर आदमी ने लोन लिया था,
एक मोहम्मद भाई, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ, हाँ। पीछे जाम हो रहा है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपको बातचीत करने में ना थोड़ा आसानी होगी क्योंकि पीछे काफी ट्रैफिक लग रहा है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बता दूं कि सर उस पे भी क्या किए मालूम है? हम रिक्शा वालों के साथ में क्या किया गया, ट्रैफिक से 500 और 1500 रुपए की फाइन बढ़ा दी थी मैं इसी आपकी में। पूरी बात समझ चुका हूँ कि हाँ। राज्य तो में जो हमारी- सरकार थी हाँ। वो लोग ने आपके साथ सही नहीं किया, जो मुद्दे थे उस मुद्दों पे वो लोग ने काम नहीं किया। नहीं किया। तो सरकार अभी किसकी थी? बीजेपी की थी। अभी आने वाले समय में आपको मौका है अपना अपना असेंबली सॉरी पार्लियामेंट में जो एमपी जाएगा वो चुनने का, तो उसमें आप लोग किसे चुनोगे और फिलहाल यहाँ पे क्या चला? हाँ, मैं वही बात, पहले मैं मुद्दे की बात कर लूँ सर, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। मुद्दा कैसा हो रहा है, पहला सर? एक मिनट सर, हाँ। एक मिनट देखिए, पहले रोजगार की बात, हम्म, ये हो गई रोजगार की बात। तो ये रोजगार में जो लोग, मेरे भाई लोग रिक्शा में लोन लेके जो बेचारे लोग का ब्याज नहीं माफ हुआ ना, जब बैंक वाले उनके ऊपर टूट पड़े ना, तो मेरे कितने रिक्शा वाले भाइयों ने फांसी लगा लिया। ये बात मान लो आप, कितने मेरे भाइयों ने ना हार्ट अटैक से आगे बिस्तर पे पड़े, कितनों का बेरोजगार फांसी चला वाला गया। बताइए कितने लोगों ने लगा? कितने लोगों ने लगाया, मैं अभी गिनती बताऊं तो ये एक महाराष्ट्र- बता दीजिए, एक बता दीजिए। चलेगा, आप बोल रहे हो ना, एक बता रिक्शा दीजिए। वाला, हाँ। हाँ हाँ, रिक्शा वाला उमरपाड़े में चले जाओ ना, ये देखो, ये मालीपाड़े का भी है, देखो तुम्हारे सामने मालीपाड़े। आप बताइए, एक मिनट सुनो, एक मिनट अमित, जरा 2 मिनट रुक जाओ अमित। तो ऐसे कितने भाइयों ने बेचारे को अटैक आ गया, बिस्तर पे पड़े, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दी। बेरोजगार, बहुत से लोगों का बेरोजगार चला गया। दूसरा मुद्दा मैं बताता हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो ना शिक्षा के ऊपर, शिक्षा के ऊपर क्या हुआ आप बताइए। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लॉकडाउन में शिक्षा के ऊपर क्या हुआ? लॉकडाउन में भी और लॉकडाउन के बाद भी भिवंडी में शिक्षा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, ये चीज अच्छे से जानता हाँ, हूँ। तो मैं बता रहा हूँ ना आपको एक सर, और क्या सरकार बोलती है हमने रोजगार दिया, सरकार बोलती है हमने शिक्षा दी, तो जाइए मेरे भाइयों, उनसे माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के वकील, जज, पुलिस वाला, जज, वकील सब बनाना चाहती थी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा और जहाँ से लॉकडाउन छूटा, जाके उनकी फीस ना भरने की वजह से आज उनके बच्चे जो है ना कहाँ पे, एक मिनट सर, जब लॉकडाउन छूटा, जहाँ से लॉकडाउन खत्म हुआ ना, वहाँ से वहाँ तक का चाहे तो सरकार बोल सकती थी कोई फीस नहीं भरेगा, बोल सकती थी, लेकिन सरकार ने ये बात नहीं करी। उल्टा सरकार ने क्या काम करी मालूम है? जो 100 रुपए का रिचार्ज था ना, उस टाइम पे 200 रुपए का रिचार्ज कर दी, बोले ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ये चीज मान लो आप सर। सब अच्छा। चीज मैं मान रहा हाँ, हूँ। आखिरी मुद्दे की बात, आखिरी मुद्दे की बात। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो माँ बाप अपने बच्चों से लगाव रख रहे थे ना कि मेरे बच्चे को कलेक्टर और पुलिस वाला बनाऊंगा, जाके उनके बच्चे देखिए आज किसी गोदाम में क्या कर रहे हैं मालूम है? पुट्ठा पैक कर रहे, झाड़ू मार बेरोजगारी रहे। की वजह से जो बच्चियां पढ़ लिख के डॉक्टर बनने वाली थी ना सर, तो वो बच्चियां जाके देखो किसी गोदाम में, नहीं तो किसी के घर में झाड़ू बर्तन कर रही है। उनके माँ बाप से पूछना। तो मैं भिवंडी के लोगों से बोलना चाहूंगा कि आप वोट दीजिए, और जब वोट देने जाएंगे ना, जिस किसी को भी वोट देंगे, तो पहले ये बात पे अपने दिमाग में रख लेना कि हमारे बच्चों के साथ में क्या हुआ और हमारे रोजगार, हमारे रिक्शा वाले भाइयों के साथ में क्या हुआ। मोदी जी हीरे की अंगूठी पहनाने के लिए मैडम को अमेरिका चले गए, मगर यहाँ के देश के छोटे छोटे बच्चों के हीरे जैसे लोगों की शिक्षा की फीस माफ नहीं कर पाए। कोई दूसरा ऑप्शन मिला? हाँ ना, मिला ना सर, ये 2 ऑप्शन तो हो गया। नहीं, आप जैसे बताइए। आप बीजेपी को विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, तो उसके अलावा अभी जिस तरह से 20 मई को चुनाव है, तो उसमें आप किसको चुन के लाएंगे? अभी ये जो बात आपने कही, ये भी एक मुद्दे की बात है। तो देखिए, कांग्रेस के ऊपर अब सबको ही उम्मीद है, कांग्रेस पे? हाँ। कांग्रेस के ऊपर ही है। अभी फिलहाल कौन खड़ा है? बालिया मामा खड़ा है, इंडिया अलायंस से इंडिया अलायंस से बालिया मामा खड़ा है। तो हम लोग बालिया मामा के साथ खड़े हैं, है ना? क्यों खड़े? क्योंकि अब जो सरकार 10 साल निकाल चुकी है, जो हमारे साथ में हुआ है, तो वो दूसरी बार ना हो सके, एक मिनट, वो दूसरी बार ना हो सके, फिर से हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस के और ये जो है ये फिर से सरकार आ जाए और हमारे देशवासियों को फिर से एक राहत की उम्मीद जाग जाए। और बालिया मामा के मुद्दे क्या है आपको पता है? बालिया किस मामा, मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? सर देखिए, बालिया मामा किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं वो हमको नहीं मालूम, क्यों नहीं मालूम? लेकिन हमको ये मालूम है कि हमारा मुद्दा क्या है। आप बोल रहे हैं बालिया मामा ठीक है, हाँ। मगर जब मैं पूछने की कोशिश करता हूँ जनता से कि बालिया मामा के मुद्दे क्या है, तो कोई बता नहीं पा रहा है, क्यों? अच्छी बात है, चलिए मैं बता देता हूँ बस आपको। बालिया मामा की तरफ से मैं बालिया मामा से बोलूंगा कि सर यहाँ पे भिवंडी के अंदर लोग ज्यादा करके टोरंटो पावर से हैरान है ना? तो बीजेपी की हमेशा पार्टी में आपने इंटरव्यू लिया होगा सर, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? कांग्रेस ने लेकर आई है, कांग्रेस की पार्टी थी जब कांग्रेस का राज था तो वो लेकर आई है। तो बीजेपी ने भी तो 10 साल निकाली, तो वो क्यों नहीं हटाई? भाइयों मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना मेरे को, क्यों नहीं हटाई? तो भिवंडी का एक मुद्दा तो ये हो गया, टोरेंट पावर। टोरंट पावर,
है ना। अच्छा, दूसरा मुद्दा पूरा, और अब आप पूछिए, मैं उसका सवाल जवाब दूंगा। आप बालिया मामा को छोड़िए, मेरे से पूछिए, हम आम नागरिक से पूछिए। देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ पूछने के लिए निकला हूँ, जब आप अपना प्रतिनिधि चुन के लाओगे, जब अपना एमपी चुन के लाओगे, तो उससे आप क्या इंस्पेक्ट करते हो कि वो क्या देगा तो हम उसको वोट देंगे। जिस तरह से आपने बताया कि 10 साल बीजेपी ने 10 साल बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, तो आप बीजेपी को नहीं चुनोगे। तो उसके अलावा जब आप बोल रहे बालिया मामा को चुनोगे, तो बालिया मामा ने ऐसे क्या मुद्दे ला के रख दिए आपके सामने जो आप बालिया मामा को चुनोगे? कि सिर्फ एक नेगेटिविटी फैली हुई है कि बीजेपी नहीं चाहिए तो हम ऑप्शन में दूसरा बालिया मामा को ही चुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ, ये जो आपने बोला ना, यही समझ के चलिए कि हम लोग कांग्रेस से, अगर हम लोग की उम्मीद थी कि कांग्रेस टिकट निकालेगी और कांग्रेस से कोई खड़ा होएगा, है ना, तो कांग्रेस की जगह राष्ट्रवादी ने निकाली, तो हम लोग को खुशी है कि जितने भी शिवसेना के और ये सब मिल के जो एक काम करे, हम लोग बालिया मामा को वोट देने के लिए तैयार है। और रहेगी बात उम्मीद की, तो देखिए, हम जिसको भी इलेक्शन में जिता के लाते हो, देश के लिए बन जाता हीरा, अब मालूम पड़ा वही पीछे से हम गरीबों का खून पी रहा, तो हम किसके ऊपर उम्मीद रखेंगे? हम सिर्फ यही उम्मीद रख सकते हैं कि इस पार्टी को हटाओ और इस पार्टी को लेकर आओ। शायद इधर परिवंत होना चाहिए कुछ तो भी। बालिया मामा की आप बात करें, बालिया मामा इनकेस अगर जीत के आ जाते हैं और केंद्र में सरकार बीजेपी की रही, तो जिस तरह से शिंदे सरकार ने आपको महाराष्ट्र के साथ क्या किया आपको अच्छे से पता है। हाँ, बोलिए ना सर। वो जिस तरह से वो इधर से उधर चले गए, तो क्या भरोसा है कि बालिया मामा भी कल को जीतने के बाद केंद्र में अगर मोदी सरकार रही तो बालिया मामा भी पलटी खा जाए। ये जो आपका ऑप्शन है बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं पहले आप जोरदार तालियां बजाइए पहले भाइयों। ये जो सुनो सवाल जो बोला है ना, इसके लिए इनके चैनल का एक जोरदार स्वागत कीजिए। हाँ, जो आदमी 7 बार दल बदल के इधर उधर भागते आया है, आज उसका क्या भरोसा कि आज वो के साथ में चले। तो इस हिसाब से हम सामरे को सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, भाई, इनके मेरा दिल में वोट तो सामरे- सामरे को है, हाँ। क्योंकि शिक्षा समिति में नीलेश जी सामरे का बहुत अच्छा योगदान है। जेडपोली में चले जाइए, उनका कॉलेजों का अच्छी शिक्षा है, और उनका कॉलेज और दवाखाने के हिसाब से बोलो तो नंबर 1 चीज है उनकी। आज नहीं देखा जाए तो भी सामरे का नामकरण बहुत अच्छा है। भले ही कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया हो, लेकिन काम करने में नंबर 1 सिरे सामरे भी है भाई। खाड़ी पार की जो पब्लिक है और आम माहौल जो है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100%, लेकिन 95% जो माहौल आ जाए वो सिर्फ एक चीज़ का है, और वो है लोकतंत्र की लड़ाई का, और वो है संविधान की लड़ाई का। और ये दोनों लड़ाई की अगर हम लोगों को जीतना है तो 95% लोग यही चाह रहे हैं कि जो तानाशाह सरकार आज बैठी है, जो न जाने किस किस्म के कानून लेके आती है, कभी वो 3 तलाक के ऊपर लेके आती है, कभी उनका मामला आ जाता है 370 पे, कभी उनका मामला आ जाता है नए नए कानून लेके आती है, नोटबंदी लेके आ जाती है। वो ये नहीं देखती है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वो ये नहीं देखती है कि लद्दाख में क्या हो रहा है। वो सरकार को, तानाशाही सरकार को किसी की परवाह नहीं है कि जनता को रोजी रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। रोज़गार 2 करोड़ लोगों ने जो देने का वादा किया था वो दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इनके मुद्दे ये सारी चीज़ों से हटके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे आते हैं। लेकिन आज अगर हम देखेंगे इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, वो सरकार के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं रोड के, स्वास्थ्य के, वो मुद्दे उनके जो है तो रोज़ी रोटी के हैं, वो मुद्दे उनके हैं पढ़ाई के हैं। तो इन जेन्युइन मुद्दों के ऊपर वो लोग बातें करते हैं, और तानाशाही सरकार जो इन जेन्युइन मुद्दों से हटके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ती है। तो हमको, अगर मैं ये मेरी राय नहीं दे रहा हूँ, 95% लोगों की जो राय है वो यही है कि हमको अगर इस देश में जीना है, ये देश हमारा है, हम सब, हमारे पूर्वज यहीं पे पैदा हुए हैं, और हमको आराम की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, वो मजबूत रहे, और उसके लिए इंडिया गठबंधन का साथ देना आज वक्त की आवाज़ है। और इस आवाज़ के साथ आज 95% लोग लगे हुए हैं। बाकी तो बहुत चीज़ें और भी। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस ने यहाँ पे अपने प्रत्याशी को उतारा है, वो है सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, तो वो ये सब मुद्दों पे खड़े हो पाएंगे जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल खड़े हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि बालिया मामा काफ़ी, कभी ये पार्टी में जाते, कभी वो पार्टी में जाते, तो जीतने के बाद क्या आपको लगता है कि बालिया मामा अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी पोस्ट का सही इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ कि कोई भी सिंगल MLA हो या MP हो, अगर खुद भी अकेला पार्टी से जाना चाहे तो कभी जा नहीं सकता है। पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो परसेंटेज रहता है। और एक अकेला आदमी सोचे कि मैं पार्टी बदलूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीधा उसकी सीट जो है तो चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये चीज़ आप भी जानते होंगे। सेकंड चीज़ ये है
हम आज 10 साल से देखते हैं, क्या कपिल पाटिल MP बन के आया है तो तब से आज तक हमने देखे है तो बाल्या मामा का सिर्फ एक ही नारा है, कपिल पाटिलचा विरोध कायम। आपने देखा होगा, तो किस बेस पे आप बोल सकते हो कि वो पलट के वहीं पे जाएगा जिससे वो लड़ाई लड़ रहे 10 साल से? क्योंकि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नवनिर्माण सेना पार्टी से बाल्या मामा ने खड़े हुआ था, जहाँ पे उनको 93 वोट्स मिले थे, 93,000 वोट मिले थे, सॉरी माफी चाहूँगा, 93,000 मिले थे। मगर तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ उसमें खड़े नहीं हुए थे वो। इसलिए नहीं हुए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बहुत दौड़ा था कि कांग्रेस का मुझे टिकट मिले। सारी भिवंडी जानती है कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए कितनी दौड़ लगाई, यहाँ से लेके तो दिल्ली तक। तो अभी भी तो कांग्रेस से नहीं मिला है। तो अभी तो राष्ट्रवादी में वो प्रवेश किए हुए थे ना, तो कांग्रेस से टिकट लेने के लिए क्यों जाएंगे? तो जो ये राष्ट्रवादी है, ये मैं कहूँगा एकदम नई पार्टी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे वो पुराने हैं, मगर ये पार्टी जो है तुतारी जिनके निशानी है, ये एकदम न्यू है। आप किस बेस पे बोल रहे हैं ये न्यू है? क्योंकि जो पुरानी पार्टी थी वो अजीत पवार के पास गई है। एनसीपी जो है ओरिजिनल एनसीपी जिसे कहा जा रहा है, जिसके निशान चुनाव चिन्ह निशान है घड़ी सिंबल। हाँ, तो मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 10-15 पिलर है जिसके ऊपर वो बिल्डिंग टिकी हुई है। एक तानाशाही सरकार उस बिल्डिंग के पिलर का नाम बदल देगी तो क्या वो पिलर भाई लोग बदल जाएगा? क्या उसका फाउंडेशन बदल जाएगा? वो तो वही रहेगा और उसी मजबूती से खड़ा रहेगा और अपने पूरे बिल्डिंग में रहने वाले परिवार को उसी तरह संभालेगा जिस तरह वो संभालते हुए आया है। ठीक। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जावेद शेख है। जावेद भाई, क्या लहर है, किसकी सरकार बनने जा रही है? लहर तो अभी तो इंडिया गठबंधन का लोगों के जहन में बैठा है। जैसे कि कबीर भाई ने हमारे बोला बाल्या मामा के बारे में, तो बाल्या मामा जो है इससे पहले बोले कि कपिल पाटिल का विरोध कर रहे, तो सिंधेगढ़ में जो गए थे वो टाइम विरोध नहीं दिखा उनको। कपिल पाटिल राज्य मंत्री थे यहाँ के, तो वो टाइम सिंधेगढ़ उनकी सरकार है, तो उसमें गए। तो बाल्या मामा का जो काम है ठीक है, उनको आज टिकट मिला है। बात मोहम्मद भाई ने भी कहा कि एजुकेशन पे होना चाहिए, रोज़गार पे होना चाहिए, हॉस्पिटल पे होना चाहिए। तो उससे बेहतर विकल्प अगर भिवंडी में किसी को भी दिखता होगा नीलेश सांबरे के सिवा, तो मेरे को बता दे। बाल्या मामा 10 साल से इधर से उधर, 19 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला उनको, तो पार्टी में थे क्या? एनसीपी गए। 19 के पहले भी जब बाल्या मामा ने सिर्फ 93,000 वोट पाया था, ये भी मैं आपको बता दूं, उस टाइम भिवंडी की जो जनगणना थी, यानी जो पोलिंग था, उस टाइम 14 लाख वोट डालने के थे। 14 लाख में से 53% जो है पोलिंग हुई थी, जिसमें से 93,000 जो है सिर्फ बाल्या मामा को मिले थे, यानी एक बहुत कम वोट कहूँगा मैं 2014 में। 2019 में तो उन्होंने खड़े भी नहीं हुआ। तो वही बात है ना, अगर टिकट मिले तो पार्टी में रहेंगे, अगर टिकट नहीं मिले तो भी वही पार्टी छोड़ेंगे। अगर अभी चलो लोग यहाँ से भिवंडी से जिता के देते तो क्या कर सकते हैं भिवंडी के लिए? क्या रोज़गार दिला सकते हैं, या लोगों की पढ़ाई के लिए हेल्प कर सकते हैं, या हॉस्पिटल के लिए हेल्प कर सकते हैं? आज उनके पास पावर भी थी, पार्टी में भी थे वो, तो कितना काम किया बताओ ना? कुछ काम दिखा भिवंडी में? वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम। सवाल यही है अभी तक के लोगों से कि जिस तरह से बाल्या मामा का आप नाम ले रहे हो, आप या मोहम्मद भाई, तो मुझे बाल्या मामा का काम भी तो बताइए। जनता को किस बेस पे बाल्या मामा, इंडिया अलायंस के बेस पे ही सिर्फ? इसके लिए आपको बोलना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से जो भी प्रत्याशी चुन के जाता है, जैसे अगर हम लोगों को तो 101% यकीन है कि इंडियन गठबंधन की ही सरकार बनेगी, फिर उनके जो भी प्रोटोकॉल बनते हैं, उनका जो भी मैनिफेस्टो बनता है, वो मैनिफेस्टो जो वो जहाँ से शुरू होता है, वो मैनिफेस्टो जब इनके हाथ में आएगा, रुकना एक मिनट जावेगी, जब उनके हाथ में वो मैनिफेस्टो आएगा, वो मैनिफेस्टो उनकी पावर के साथ जब वो काम करेंगे तो आपको सारा डेवलपमेंट दिखेगा। इससे पहले बाल्या मामा कौन सी कुर्सी पे बैठे थे? इनका बोलना ऐसा है कि जिस तरह से नीलेश सांबरे ने तकरीबन 5-8 साल से, कितने साल से काम कर रहे हैं? 14 साल से वो अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भिवंडी में उनकी संस्था भी है और वो कई सामाजिक काम करते आ रहे। इस तरह से बाल्या मामा के कुछ काम है, मैं उसी लिए बोल रहा हूँ ना। हॉस्पिटल की ना तो फिलहाल जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। जब केंद्र सरकार में वो जाएंगे, वहाँ पे उनको मैनिफेस्टो देंगे। तो सेकंड चीज़, आज का जो इलेक्शन है, आप समझ नहीं रहे उस बात को। आज का जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन किस बेस पे है? हम लोगों को केंद्र में सरकार बनानी है। ये इलेक्शन केंद्र की सरकार बनाने का है। ये इलेक्शन तानाशाही सरकार को हटाने का है। ये चीज़ आप समझ रहे हो। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला, मैं आपको छोटा सा हिसाब बता देता हूँ। आपने बोला कि मनसे से बाल्या मामा खड़े थे, जिन्होंने
93,000 वोट लिया। उनका उस वक्त में जो काम था उस वक्त में उन्होंने ले लिया। अब इसको थोड़ा साइड में रख के काउंट करिए आप कि रुपेश जी मात्रे जो 10 साल माजी एमएलए रहे, उनका समर्थन, जाहिर समर्थन उनके साथ है। योगेश पाटिल जो माजी एमएलए है, उनका जाहिर समर्थन उनके साथ है। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर आओ तो ईस्ट के अंदर रईस शेख है जो रनिंग एमएलए है, उनका समर्थन उसके साथ है। फिर आप वहाँ से शाहपुर में चले जाओ तो शाहपुर में जिन लोगों ने जिस जनाधार ने शाहपुर में एमएलए बनाया, जो आज शायद शिंदेगढ़ में गया होगा, लेकिन वो जनाधार किसका था? वो जनाधार था माननीय शरद चंद्र जी पवार का। और वो जनाधार क्या आपको लगता है यहाँ इनके काम नहीं आएगा? आप भिवंडी ग्रामीण में चले जाइए, भिवंडी ग्रामीण में जो एमएलए है, वो एमएलए जिस वक्त में जीत के आया था उस वक्त में उद्धव साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, इनकी जो पब्लिक थी, इनका जो जनाधार था, इनकी जो विचारधारा थी, इस जनाधार ने उनको एमएलए बनाया था। तो आपको क्या लगता है वो सपोर्ट में नहीं आएगा? फिर उसके बाद कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है। ये जो अभी हम अगर इसको बोलेंगे राष्ट्रवादी पवार साहब की, अभी हम बोलेंगे तो शिवसेना जो है तो उद्धव साहब ठाकरे की। तो ये जो चीज़ है, ये जो बेनिफिट मिल रहा है, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। 95 आप जो बोल रहे हैं वो तो उनका इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाद ये जो बेनिफिट है और आज जो लोगों का माहौल है, जिस तरह इस तरफ ध्यान है कि किस तरह इंडिया गठबंधन जो है तो जीत के आए, ये जो उनका प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो मुझे लगता है क्या सीधी लड़ाई बालिया मामा की किसी से नहीं है। चर्चा सिर्फ इस बात की है कि बालिया मामा कितनी लीड मारेंगे, दूसरी कोई चर्चा नहीं चल रही है भिवंडी। 2014 से लेके 2014 से लेके 2024 तक बालिया मामा ने कितने विकास के काम किए, आप मुझे वो बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ा इलेक्शन है और इस बड़े इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। अगर एक आदमी है जो मेरी गली के अंदर गटर बना ले, वार्ड मेंबर का, और वो बोले मैंने विकास किया और मैं एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, तो क्या लगता है आपको ये सिर्फ इतना छोटा इलेक्शन है कि एक वार्ड मेंबर एक गटर बना ले और वो जो है तो एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को बोले कि मैं कैपेबल हूँ? तो एक आम आदमी जाके नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठ जाए, नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठ जाए, उनका समर्थन ले ले, तो वो क्या अपने क्षेत्र में इलेक्शन जीत जाएगा? आम आदमी, एक आम आदमी जिस तरह से आप बता रहे बालिया मामा लोगों से जाके समर्थन लेके, आप उस बेस पे बोल रहे ना जीतेंगे। बिल्कुल। एक आम आदमी अगर नरेंद्र मोदी के बाजू में जाके बैठ जाए, मोदी से समर्थन ले ले, तो क्या वो भी जीत जाएगा? उस बेस पे आप जिताना चाहोगे अब ये इलेक्शन? लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस बेस पे ही चलता है इलेक्शन। किस बेस पे चलता है इलेक्शन? आज की जो राजनीति है, आप बताइए, जिस तरह से मेरा सिर्फ लास्ट जवाब है, आज की जो राजनीति है वो राजनीति जो चल रही है पूरे देश में, वो सिर्फ इस बेस पे चल रही है, हिंदू मुस्लिम बेस पे इलेक्शन नहीं चल रहा है। आज इलेक्शन चल रहा है तानाशाही सरकार के वर्सेस क्षेत्रीय दल, जिनको सरकार ने बर्बाद किया है, वो अपने आप को बनाने के लिए इस लड़ाई को लड़ रही है। बताइए, जिस तरह से ये बता रहे हैं समर्थन पाने से ये जीत जाता है। समर्थन जो ये बता रहे हैं, अब इनका गठबंधन है, उनको तो समर्थन देना ही है। पार्टियों को, जो भी पार्टियों के नाम बताए उनको देना है, लेकिन भिवंडी के विकास के लिए आज अपने को देश से लेना नहीं है। देश में क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, अपना पहले क्षेत्र सुधारेंगे और जो आदमी उसका काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने उनको टिकट दिया है तो हम उन्हीं का काम करें। हमको हमारा विकास भी चाहिए ना। भिवंडी के लिए क्या करेंगे? टोरेंट पावर के खिलाफ लड़ने का काम वो करेंगे। रामरे साहब का तो मैंने 3 काम तो देख चुका हूँ। खाड़ी पार के हिसाब से जो है कि यहाँ पे खाड़ी पार में 20 से 22 लोगों का आग का ऑपरेशन यहाँ से धेड़पोली लेकर जाके करके लाके यहाँ तक लाके छोड़ के गए। इससे भारी काम तो कुछ दिखा नहीं। शिक्षा के ऊपर उनका काम चल रहा है। आज मुफ्त सिलाई क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, मेहंदी क्लासेस वगैरह उनकी चल रही है। अपने खाड़ी पार में तो अपने मुसलमान हो चाहे कोई भी धर्म के हो, अभी मेरे को हाँ या ना में 2 शब्द में जवाब देना है आप लोगों को, और उसके बाद मैं मोहम्मद भाई तुम पे आके खत्म करूंगा। बालिया मामा की बीजेपी की नीलेश सामरे? बालिया मामा। तुम बताइए। बालिया मामा। आप बताइए। बालिया मामा। आप बताइए। नीलेश सामरे। आप नीलेश सामरे बोलो। बाला मामा। आप बालिया मामा। आप बताइए। बालिया मामा। नीलेश साहब। बालिया मामा। मोहम्मद भाई आप पे मैं खत्म करूंगा। आप एक शायरी बोलने वाले थे, आप अपना भी ओपिनियन दे दीजिए किसे लाने। देखिए, एक बात बोलूं मैं, एक मिनट बेटा। मेरा बोलना ये है कि अभी आप बोल रहे हैं, एक मिनट, छोटा सा खाली बात सवाल है कि अगर
बालिया मामा बीजेपी में चला गया, ये आपका सवाल था, ये है ना, था ना। तो मैं कैसा मान लूं कि हम जिसको भी जिता के ला रहे हो, भले से कांग्रेस का, अगर हमने कांग्रेस को लाया या समझ लो राष्ट्रवादी को लाया या हमने किसको भी लाया, क्या गारंटी है कि वो उसी में रहेगा, वो छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा, इसका जवाब इन्होंने दिया है, कबीर भाई ने इसका जवाब दिया है वीडियो में ही। मैं अगर कोई अभी सुन रहा होगा तो वीडियो के शुरू में जाके देख लेना, कबीर भाई का इसने जवाब दे चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा भिवंडी के लोगों को कि भिवंडी के लोगों सिर्फ गटर पानी इस सब में मुद्दे में, जो मेरा मुद्दा मैंने जो कहा था, इसके ऊपर आप लोग कायम रहना। ये सोच लेना घर से निकलते टाइम कि मेरे बच्चों की शिक्षा के साथ में क्या हुआ और मेरे आदमी के रोजगार के साथ में क्या हुआ। तो भिवंडी के लोगों, मैं जरा एक कॉमेडी के हिसाब से एक शायर अर्ज करूंगा कि भिवंडी के लोगों कपड़ा उपड़ा पहन के नहा धो के हो जाओ रेडी, क्योंकि आ गया इलेक्शन। भिवंडी के लोगों कपड़ा उपड़ा पहन के नहा धो के हो जाओ रेडी। कमीज नहीं तो कॉलर चलेगा, नोट नहीं तो डॉलर चलेगा। कमीज नहीं तो कॉलर चलेगा, नोट नहीं तो डॉलर चलेगा। बन के चलेंगे हम नवाब, ढाबे पे चलेगा फिर तंगड़ी और कबाब। तो ये इस तरीके से चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो एक मिनट, एक आखिरी शेरी और एक आखिरी शेर, क्योंकि इन लोगों ने मेरे पैसे का खाया है ढाबे पे खाना। अरे ढाबे पे खाना खा गए हम और आके धोखा खा गए हम। कोई काम नहीं इनका बिना रिश्वत के, कैसे लोगों को चुन के लेके आ गए मेरे भाई हम। इसके लिए मैं कभी होना चाहिए था। इसके लिए मैं सभी भिवंडी के लोगों से ये अप्लाई करूंगा कि ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है, ना गीता बुरी होती है, ना कुरान बुरा होता है। हम सबको जो आपस में लड़ा दे वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको कवि होना चाहिए था। ये इस तरह से इन्होंने बात कही है, इसमें काफी ज्यादा वजन है और काफी अच्छी शायरी कही इन्होंने। तो आपकी जो भी राय इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह हम अलग अलग इलाकों में जाके लोकसभा चुनाव के लोगों को ओपिनियन लेते रहेंगे। इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।